नमस्कार दोस्तों, तारीख है 8 अगस्त, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं आज के जनसत्ता पेपर में क्या है खास। सबसे पहले बढ़ते हैं हेडलाइन की ओर। मित्रों, पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलो वर्ग कुश्ती मुकाबले के फाइनल से पहले 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा पाए जाने के कारण विनेश फोगाट, हमारी भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले आप जान लीजिए कि विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रचा था, लेकिन फाइनल खेलने से ऐन पहले उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों जान लीजिए, फाइनल में इनका मुकाबला अमेरिका की सारा एन हिल्टब्राट से होना था, लेकिन सभी भारतीयों के लिए बड़ी दुख की खबर है कि उन्हें मात्र 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण फाइनल खेलने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मित्रों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अयोग्य घोषित होने से पहले क्या विनेश फोगाट ने कोई प्रयास नहीं किया? मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए रात भर कसरत की। साथ ही साथ उनका जनरल जो वजन था वो 57 किलोग्राम था, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया ताकि वह 50 किलोग्राम तक पहुंचने में सफल रहे। लेकिन मंगलवार की सुबह जब उन्होंने वेट को देखा तो 49.9 केजी था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने थोड़ा खाना खाया वह 53 किलोग्राम हो गया। जी हाँ, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके बाद ना ही इन्होंने पानी पिया एक घूंट भी, और ना ही कुछ भी खाया, और लगातार इन्होंने प्रयास करती रही कि इनका वजन निर्धारित सीमा के अंदर आ जाए। इसके लिए इनके बाल भी काटे गए, साथ ही साथ कपड़ों को भी छोटा किया गया, लेकिन ये सारी तरकीब काम नहीं आई और भारत को पदक से वंचित होना पड़ा है। जी हाँ, बहुत बड़ी न्यूज है ये। इसके साथ साथ कुछ इसमें एडिशनल बातें भी निकल के सामने आई हैं कि यहां पर ये चीज आती है कि कुश्ती प्रतियोगिता में जो नियम होता है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के तहत ये कुश्ती कराई जाती है ओलंपिक में। इसमें वजन के लिए काफी सख्त नियम है। ये तो 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम भी अगर वजन ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति को अयोग्य या पहलवान को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें होता कुछ ऐसे है कि एक बार केवल वजन नहीं होता, वजन 2 बार होता है, किया जाता है। मतलब पहलवानों का 2 दिन लगातार वजन किया जाता है। पहले दिन वजन मापने के बाद पहलवानों को 30 मिनट का समय दिया जाता है ताकि वे अपने वजन को निर्धारित सीमा के अंदर ला सके। फिर उसके बाद स्वास्थ्य जांच होती है। इसी के बाद दूसरे दिन वजन मापने का समय 15 मिनट का होता है, और अगर इसके बाद भी वजन ज्यादा पाया गया तो खिलाड़ी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जी हां, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और अगर खिलाड़ी अयोग्य घोषित हो गया तो प्रश्न उठता है, फिर वो पदक किस, फिर फाइनल कौन खेलेगा? अगर फाइनल से पहले ऐसे खिलाड़ी अयोग्य घोषित हो जाए तो बता दूं, इससे पहले इन्होंने क्यूबा की जिस खिलाड़ी को हराया था सेमीफाइनल में, अब वो ऑटोमेटिक फाइनल पहुंच चुकी है और अमेरिका की खिलाड़ी के साथ अब वो फाइनल खेलेगी। जी हाँ। इसी के साथ कई पहलवान भी विनेश फोगाट के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि एटलीस्ट इन्हें संयुक्त रूप से पदक दिया जाए। इस पर भी एक बड़ी मुहिम चल रही है, लेकिन अब इसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी काफी बड़ा स्टेटमेंट इनके लिए दिया है और कहा आप देश का गौरव हैं और पूरा देश आपके साथ है। पीटी उषा, जो कि वो भारत की तरफ से अधिकारी के रूप में पेरिस में उपलब्ध है, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की, लेकिन अभी तक इसका कोई भी कॉन्क्रीट परिणाम निकलकर नहीं आ पाया है। लेकिन फिर भी विनेश फोगाट जी, पूरा देश आपके जज्बे को सलाम करता है, क्योंकि आपने यौन शोषण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम में हिस्सा लिया था और उसके बाद इस तरह से जाकर ओलंपिक में एक ही दिन में तीन तीन पहलवानों को चित करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश आपको सलाम करता है। चलिए अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अगली न्यूज आती है, जो हम बात करते हैं वो आ रही है, आप देख सकते हैं, यूपी से। इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सनातन धर्म को खतरा है, और इन्होंने आगे ऐड किया कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद हमने मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन ये केवल एक पड़ाव है, ये अभी अंतिम हमारी मंजिल नहीं, मतलब अभी और भी मंदिर बन सकते हैं। अगली न्यूज आती है, आप देख सकते हैं, यहां से बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह, जैसा कि हमने कल ही चर्चा की थी कि नोबेल पुरस्कार सम्मानित मोहम्मद यूनिस, इनकी नेतृत्व में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनने की बात की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और इन्हीं के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज रात 8 बजे ये सरकार शपथ लेगी। विपक्षी पार्टी की जो नेता थी खालिद जिया, जो कि 2018 से भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की कैद में थी, उन्हें भी आजाद कर दिया गया है, उनके पासपोर्ट को भी रिन्यू कर दिया गया है और वो भी अब पूरी तरह से फ्री हैं। तो एक तरह से कहें तो पूरी तरह आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में परिस्थितियां बदल रही हैं। अब देखते हैं आगे भारत के नजरिए से कौन सा एंगल लेकर आती हैं, इन पर चर्चा हम आगे करेंगे। अगली न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है विज्ञानी पद्मनाभन को। जी हाँ, गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अभी जस्ट शुरू किया गया है सर्वोच्च पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाना। इसमें पहली बार जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है उनका नाम है गोविंद राजन पद्मनाभम। और इसी के साथ इसकी कई कैटेगरीज हैं, तो उसमें विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है टीम चंद्रयान 3 को। जी हाँ, चंद्रयान जो सफल प्रक्षेपण हुआ था उससे संबंधित टीम को ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब इसके बाद बात आती है, आगे बढ़ते देखते हैं और क्या खास है आज के पेपर में हमारे लिए।
देखिए, प्रगति मैदान में आज से पुस्तक मेला शुरू हो गया है और इसमें जो भारत मंडपम में, जी हाँ, भारत मंडपम में ये आयोजित होगा। समय होगा 10 से 7। अगर आप दिल्ली में हैं या पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ विज़िट करें। दूसरी बात आती है, दिल्ली सरकार की ओर से केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है और कहा है 15 अगस्त को, क्योंकि वो तो जेल में है, तो आतिशी जो उनकी पार्टी लीडर है, उनको आतिशी जी को कहा है कि वो मेरी तरफ से कैबिनेट मंत्री आतिशी झंडारोहण करेंगी। और इसी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली का अनुपलब्ध रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में परंपरा के अनुसार उपराज्यपाल धन झंडारोहण करते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। और इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, 1991, 93 और 2014 में ऐसी घटना हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या न्यूज है हमारे लिए खास। देखिए, कोचिंग सेंटर जो हादसा हुआ था उसमें सीबीआई की टीम मौके पर पहुंच गई है और उसने जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं इसमें कुछ नई चीजें निकल कर आती हैं कि नहीं, और ये प्रक्रिया दिन ब दिन और ज्यादा जटिल होती जा रही है। देखते हैं कि ये अंत कहां होता है और कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसका भविष्य किस प्रकार सरकार या कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संपादकीय में कुदरत का कहर बनता मानव निर्माण। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कंक्रीट और कोल तार की सड़कें बनाई जा रही हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, प्लास्टिक की बोतलों का निर्माण हो रहा है, कंप्यूटर द्वारा बनाई गई हर चीज का भार अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवित प्राणियों के द्रव्यमान के बराबर हो चुका है। जी मित्रों, एक रिसर्च स्टडी बताती है कि आप पिछली सदी के शुरुआत तक जो मानव निर्मित वस्तुएं थी उनका जो वजन था वो 35 अरब टन था। जो उस समय जितने जीव पृथ्वी पर उपलब्ध थे उनका मात्र 3% था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब जो निर्माण पृथ्वी पर किए गए हैं और जितने भी लोग यहां रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, उसके जस्ट बराबर ये पहुंच चुका है। तो अब ये स्थिति भयावह होती चली जा रही है। तो किस तरह मानव निर्मित जो निर्माण है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे जरूर से जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि यहां पर यही बात दी गई है कि कुश्ती नियमों के अनुसार अगर कोई पहलवान अयोग्य घोषित होता है तो पिछले मुकाबले में उसने जिसको हराया है वह उसकी जगह मैच खेलेगा। ये बात हमने विनेश फोगाट के केस में आपको पहले ही बता दी। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है पेज नंबर 12 से, इसमें है कि बांग्लादेश में अब कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, अंतरिम सरकार के लिए मोहम्मद यूनुस जी का नाम आगे आया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो ऐसे में अब वहां पर फिर से जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू हो गया है। ये सरकार, अंतरिम सरकार, आज शाम 8 बजे तक शपथ ले सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और इसी के साथ मैं बता दूं, जो आप देखते हैं न्यूज यहां पर सामने आपके दिख रही है कि किस तरह मोहम्मद यूनुस ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने की शुरुआत कर दी है और कई पुलिस अधिकारी भी छुट्टी पर चले गए थे, मतलब वो अपनी ड्यूटी पे आ ही नहीं रहे थे। तो कानून व्यवस्था एकदम बदतर हो गई थी। उन्हें भी कहा गया है कि आप वापस आ जाइए। और इसी क्रम में आप आगे देखिए तो जो विपक्षी पार्टी थी उसके नेता खालिद जिया, जो 2018 से जेल में थी, वो भी बाहर आ चुकी हैं और उनके पासपोर्ट को भी नवीनीकृत कर दिया गया है। मतलब अब वो भी फुल फॉर्म में आ गई हैं और अब निश्चित रूप से बांग्लादेश को एक नई दिशा देने का ये लोग प्रयास करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 महीनों के अंदर वहां पर अगले चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरी तरफ हसीना के बारे में अगर हम बात करें तो हसीना थोड़े और समय के लिए दिल्ली में रहेंगी। ये बात बोली गई है किसके द्वारा, जो हसीना के बेटे हैं उनके द्वारा। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हसीना जो अवामी लीग की नेता और 76 साल की उम्र की हैं, ये भारत में रहते हुए अब ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उन्हें ब्रिटेन जाना है, फिनलैंड जाना है या खाड़ी देशों में जाना है। तो आगे देखते हैं इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अभी इस पर भी मंथन चल रहा है। दोस्तों, अगली बात, अमेरिका ने अपने F-18 लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया भेज दिए हैं क्योंकि वो चाहता है इजराइल की रक्षा करना संभावित ईरानी अटैक से, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच काफी बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। तो ऐसे समय में इजराइल की रक्षा के क्रम में अमेरिका ने यह कदम उठाया। अगली बात आती है राष्ट्रपति मुर्मू, जैसा आप जानते हैं फिजी की यात्रा पर हैं, तो वहां पे वे मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये न्यूज है, ये हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं खेल समाचारों की ओर। देखिए, खेल समाचार में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनु भाकर जी ने कहा है, जो कि लगातार एक ओलंपिक में 2 पदक जीती हुई हैं। उन्होंने कहा लॉस एंजलिस, मतलब अगला जो ओलंपिक होना है उसका सफर मैंने आज से ही शुरू कर रही हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये न्यूज है। देखिए, हमारी जो हॉकी टीम थी, जो आपने देखा कि हार चुकी थी जर्मनी से सेमीफाइनल में, आज वो स्पेन से भिड़ेगी कांस्य पदक मुकाबले में। मतलब कांस्य पदक स्पेन को मिलेगा या भारत को, इसका निर्णय आज होने वाला है इस मैच से। तो सभी लोग इसके इंतजार में रहेंगे। शाम को 5:30 बजे से शुरू होगा, तो इस मैच में सारे देश की नजर रहेगी।